भारत के इतिहास में अनेक साहित्यकार हुए। किसी ने प्रेम की कहानियां लिखी, किसी ने राजाओं की वीरता का वर्णन किया, तो किसी ने प्रकृति की सुंदरता को शब्दों में सजाया। लेकिन एक लेखक ऐसा भी हुआ जिसने अपनी कलम का रुख महलों की ओर नहीं, बल्कि उन झोंपड़ियों की ओर मोड़ दिया जहां भूख थी, गरीबी थी, अन्याय था, संघर्ष था। उसने किसानों को साहित्य का नायक बनाया। उसने मजदूर की पीड़ा को शब्द दिए। उसने स्त्री की वेदना को आवाज दी। उसने दलित, वंचित और समाज के अंतिम व्यक्ति को अपनी रचनाओं के केंद्र में रखा। वह लेखक केवल कहानियां नहीं लिखता था, वह अपने समय का इतिहास लिख रहा था। वह इतिहास जो सरकारी दस्तावेजों में नहीं मिलता, बल्कि आम आदमी के आंसुओं, मेहनत और सपनों में दिखाई देता है। उस लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सक्षम हिंदी मंच। मुंशी प्रेमचंद के जयंती के इस विशेष अवसर पर आज हम केवल उनका जीवन परिचय नहीं पढ़ेंगे, हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्या था उनकी लेखनी में कि आज लगभग एक शताब्दी बाद भी उनकी कहानियां उतनी ही जीवंत और प्रासंगिक लगती है। क्या कारण है कि गोदान का हौरी आज भी अपने गांव का किसान लगता है? क्यों ईदगाह का हामिद आज भी हमारी आंखें नम कर देता है? क्यों नमक का दरोगा पढ़कर ईमानदारी का महत्व समझ में आता है? और क्यों कफन जैसी कहानी पढ़ने के बाद हम देर तक सोचते रह जाते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें प्रेमचंद के जीवन और साहित्य में मिलेंगे। लेकिन किसी भी महान साहित्यकार को समझने के लिए उसके युग को समझना आवश्यक है। प्रेमचंद का समय कैसा था? आज हम जिस भारत में रहते हैं वह स्वतंत्र भारत है, लेकिन प्रेमचंद का जन्म उस भारत में हुआ था जो अंग्रेजों का गुलाम था। देश पर अंग्रेजी शासन था, किसानों पर भारी कर लगाए जाते थे। जमींदारी व्यवस्था के कारण मेहनत करने वाला किसान भी कर्ज में डूबा रहता था। शिक्षा बहुत कम लोगों तक पहुंचती थी। समाज में जातिगत भेदभाव बहुत गहरा था। स्त्रियों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी। बाल विवाह, दहेज और अनेक सामाजिक कुरीतियां समाज को जकड़े हुए थी। ऐसे समय में यदि कोई लेखक केवल मनोरंजन की कहानियां लिखता तो शायद उसे लोकप्रियता मिल जाती। लेकिन प्रेमचंद ने लोकप्रियता से अधिक सत्य को चुना। उन्होंने समाज का वास्तविक चेहरा दिखाने का साहस किया। यही कारण है कि उन्हें हिंदी का पहला महान यथार्थवादी कथाकार माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के निकट स्थित लमही नामक गांव में हुआ। आज लमही केवल एक गांव नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य का तीर्थ माना जाता है। हर वर्ष देश विदेश से साहित्यकार, शोधार्थी और प्रेमचंद के पाठक वहां पहुंचते हैं, क्योंकि वहीं से उस महान लेखक की यात्रा प्रारंभ हुई थी जिसे भारतीय साहित्य की दिशा ही बदल दी। उनके पिता मुंशी अजायबलाल डाक विभाग में एक साधारण कर्मचारी थे। आय सीमित थी, परिवार संपन्न नहीं था। उनकी माता आनंदी देवी अत्यंत धार्मिक, संवेदनशील और स्नेहमयी थी। यहीं से प्रेमचंद ने जीवन के वे संस्कार पाए जो आगे चलकर उनके साहित्य की आत्मा बने। लेकिन नियति ने इस बालक की परीक्षा बहुत जल्द शुरू कर दी थी। जब धनपत राय केवल 8 वर्ष के थे, तभी उनकी माता का निधन हो गया। कल्पना कीजिए, एक 8 वर्ष का बच्चा जिसकी दुनिया उसकी माँ होती है, अचानक वही दुनिया उससे छिन जाए। यह घटना उनके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ गई। कुछ समय बाद पिता ने दूसरा विवाह किया, परिवार चलने लगा, लेकिन बचपन की वह ममता उन्हें फिर कभी नहीं मिली। यही कारण है कि प्रेमचंद के साहित्य में माँ, परिवार, स्नेह और मानवीय रिश्तों का इतना मार्मिक चित्रण मिलता है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद एक चीज कभी नहीं बदली, वह थी उनके ज्ञान की भूख। धनपत राय को बचपन से ही पढ़ने का असाधारण शौक था। कहा जाता है कि वे पुस्तकें प्राप्त करने के लिए कई किलोमीटर पैदल चल जाते थे। जो भी पुस्तक हाथ लगती उसे पूरा पढ़ते। उर्दू, फारसी, हिंदी साहित्य के साथ साथ उन्होंने लौकिक जीवन को भी उतनी ही गंभीरता से पढ़ा है। यही अध्ययन आगे चलकर उनकी लेखनी की सबसे बड़ी शक्ति बनता है। मित्रों,
किसी भी महान लेखक की जो सबसे बड़ी पूंजी होती है वो उसकी कल्पना नहीं बल्कि उसका गहरा अध्ययन और जीवन का अनुभव होता है। प्रेमचंद के पास दोनों थे, लेकिन उनकी कठिनाई अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद उनके पिता का भी निधन हो गया। अब परिवार की जिम्मेदारी उस युवा के कंधे पर थी जिसकी उम्र अभी सपने देखने की थी। यहीं से शुरू होता है संघर्ष का वह अध्याय जिसने धनपत राय को केवल एक नौकरी करने वाला ही युवक नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा कथाकार बना दिया। अब हम जानेंगे कि आर्थिक कठिनाइयों के बीच उन्होंने पढ़ाई कैसे जारी रखी, वे अध्यापक कैसे बने, उन्होंने नवाब राय से लिखना क्यों शुरू किया, अंग्रेजी सरकार ने उनकी पहली पुस्तक पर प्रतिबंध क्यों लगाया और आखिर धनपत राय प्रेमचंद कैसे बने। अब तक हमने जाना कि धनपत राय का बचपन संघर्षों से भरा था। कम उम्र में माँ का निधन, फिर पिता का साथ छूट जाना, इन घटनाओं ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। लेकिन इतिहास गवाह है कि महान व्यक्तित्व कठिनाइयों से टूटते नहीं बल्कि उन्हीं से अपनी पहचान बनाते हैं। धनपत राय भी उन्हीं में से एक थे। पिता के निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति और कठिन हो गई। घर चलाने की जिम्मेदारी अब युवा धनपत राय के कंधों पर थी। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश लोग पढ़ाई छोड़ देते, लेकिन उन्होंने शिक्षा का साथ नहीं छोड़ा। वे ट्यूशन पढ़ाते, बच्चों को शिक्षा देते, उसी पैसे से अपनी पढ़ाई तथा परिवार का खर्च चलाते। कई बार आर्थिक अभाव इतना गहरा होता कि पुस्तकें खरीदना भी कठिन हो जाता, फिर भी उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा। यही वह समय था जिसने उन्हें सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा धन धन संपत्ति नहीं बल्कि ज्ञान है। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने एक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में नौकरी प्रारंभ की। वे केवल पढ़ाते नहीं थे बल्कि विद्यार्थियों के जीवन को समझते भी थे। उनके लिए शिक्षा नौकरी नहीं समाज निर्माण का माध्यम थी। अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण वे आगे चलकर विद्यालय निरीक्षक यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर पहुंचे। इस पद पर रहते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश के अनेक गांवों में जाने का अवसर मिला। यहीं से उनके साहित्य की असली नींव तैयार हुई। उन्होंने किसानों को खेतों में संघर्ष करते देखा, मजदूरों को मेहनत करते देखा, गरीब परिवारों की व्यवस्था देखी, बाल विवाह, दहेज, जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने महसूस किया कि भारत की सबसे बड़ी जो कहानी है वो महलों में नहीं बल्कि गाँव में लिखी जा रही है। और उसी दिन उन्होंने तय किया कि उनकी कलम उन्हीं लोगों की आवाज़ बनेगी जिन्हें समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। धनपत राय बचपन से पढ़ने के शौकीन थे, लेकिन अब उन्होंने स्वयं लिखना भी शुरू कर दिया। प्रारंभ में उन्होंने उर्दू भाषा में लेखन किया। उस समय उनका साहित्यिक नाम नवाब राय था। इसी नाम से उनकी पहली महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था सोजे वतन। यह केवल कहानियों का संग्रह नहीं, यह भारतीयों के मन में देशभक्ति की भावना जगाने वाला साहित्य था। इन कहानियों में अंग्रेजी शासन की अप्रत्यक्ष आलोचना थी और स्वतंत्रता की चेतना थी। जब अंग्रेज अधिकारियों ने सोजे वतन पढ़ी तो उन्हें यह पुस्तक खतरनाक लगी। उन्होंने इसे विद्रोह फैलाने वाला साहित्य माना। पुस्तक की प्रतियां जब्त कर ली गई। धनपत राय को चेतावनी दी गई कि यदि वे इसी प्रकार लिखते रहे तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सकती है। अब कल्पना कीजिए, एक युवा लेखक, पहली पुस्तक पर सरकारी प्रतिबंध, सामने नौकरी भी है, परिवार की जिम्मेदारी भी है और अंग्रेज सरकार का दबाव भी। ऐसी स्थिति में अधिकांश लोग लिखना छोड़ देते हैं, लेकिन धनपत राय ने लिखना नहीं छोड़ा। उन्होंने केवल अपना नाम बदल लिया, नवाब राय से प्रेमचंद। इसके बाद उन्होंने नया साहित्यिक नाम अपनाया, प्रेमचंद। यही नाम आगे चलकर हिंदी साहित्य का सबसे सम्मानित नाम बन गया। आज शायद ही कोई व्यक्ति धनपत राय के नाम से उन्हें पहचानता हो, लेकिन प्रेमचंद का नाम भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में आदर के साथ लिया जाता है। यह केवल नाम का परिवर्तन नहीं था, यह भारतीय साहित्य में एक नए युग का आरंभ था। सन 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। देश भर में लोग सरकारी नौकरियां छोड़ रहे थे। प्रेमचंद भी इस आंदोलन से गहरे प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा, यदि मैं
साहित्य में स्वतंत्रता, स्वाभिमान और आत्मसम्मान की बात करता हूँ तो क्या केवल शब्दों से काम चल जाएगा? और फिर उन्होंने यह निर्णय लिया जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। ध्यान दीजिए, उस समय उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, परिवार की जिम्मेदारियां थी, आर्थिक कठिनाइयां थी, फिर भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यही एक सच्चे साहित्यकार की पहचान होती है। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने पूरी तरह साहित्य को अपना जीवन बना लिया। उन्होंने हंस और जागरण जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने नए लेखकों को मंच दिया, सामाजिक प्रश्नों पर बहस शुरू की और हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की। उनके लिए लेखन केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं था, वह समाज के प्रति उत्तरदायित्व था। संघर्ष कभी समाप्त नहीं हुआ। यह मत सोचिए कि नौकरी छोड़ने के बाद उनका जीवन आसान हो गया। आर्थिक कठिनाइयां बनी रही, कई बार उन्हें अपनी रचनाओं का बहुत कम पारिश्रमिक मिलता था, बीमारी भी साथ रही, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक लिखा क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कलम की ताकत तलवार से अधिक स्थायी होती है। मित्रों, यही वह संघर्ष था जिसने धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद बनाया। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि महान साहित्य आराम की गोद में नहीं बल्कि संघर्ष की आग में जन्म लेता है। अब प्रश्न यह है कि आखिर उनकी लेखनी में ऐसा क्या था कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा गया? उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को कैसे बदल दिया? उनकी भाषा इतनी सरल होते हुए भी इतनी प्रभावशाली क्यों थी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इसी कड़ी में आगे जानेंगे, जहां हम प्रेमचंद की साहित्यिक यात्रा, उनकी लेखन शैली और उनके साहित्य दर्शन को जो विस्तार से समझेंगे। अब तक की यात्रा में हमने प्रेमचंद के जीवन के संघर्षों को जाना, लेकिन अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो हर साहित्य प्रेमी के मन में उठता है। आखिर ऐसा क्या था प्रेमचंद की लेखनी में कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा गया? क्या उन्होंने सबसे अधिक उपन्यास लिखे? नहीं। क्या उनकी भाषा सबसे अधिक अलंकारिक थी? नहीं। क्या वे किसी बड़े राजघराने से जुड़े हुए थे? बिल्कुल नहीं। फिर भी वे हिंदी कथा साहित्य के सबसे बड़े कथाकार क्यों माने जाते हैं? इसका उत्तर उनकी दृष्टि, संवेदना और यथार्थवाद में छिपा है। साहित्य उनके लिए क्या था? प्रेमचंद साहित्य को कभी केवल मनोरंजन का साधन नहीं मानते थे। उनका मानना था कि यदि कोई रचना समाज की पीड़ा को महसूस नहीं करती, अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाती, मनुष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा नहीं देती, तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। उन्होंने एक स्थान पर लिखा था, साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं, उसका पथ प्रदर्शक भी है। यही विचार उनके पूरे साहित्य में दिखाई देता है। उनकी हर कहानी केवल कहानी नहीं, हर उपन्यास केवल उपन्यास नहीं, वह अपने समय के समाज का जीवंत दस्तावेज है। यदि हम 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ के हिंदी साहित्य को देखें तो उनमें से अधिकांश क्लिष्म कथाएं, अयारी, राजाओं के रोमांच और कल्पनालोक का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। पाठक मनोरंजन को प्राप्त करते हैं, लेकिन समाज की वास्तविक समस्याएं साहित्य का केंद्र नहीं थी। प्रेमचंद ने इस परंपरा को बदल दिया। उन्होंने कहा, कहानी का नायक कोई राजा क्यों हो, वह किसान भी हो सकता है, मजदूर भी हो सकता है, वह विधवा भी हो सकती है, वह अनाथ बच्चा भी हो सकता है, वह दलित भी हो सकता है। यही सोच हिंदी कथा साहित्य में एक क्रांति लेकर के आई। यदि आप प्रेमचंद की लगभग हर कहानी और उपन्यास को देखें तो पाएंगे कि उनके पात्र हमारे आसपास के लोग हैं। वह किसान जो दिन रात मेहनत करता है, वह मजदूर जो पसीना बहाता है, वह स्त्री जो परिवार के लिए अपना सब कुछ त्याग देती, वह बच्चा जिसकी मासूमियत गरीबी से हारती नहीं, वह ईमानदार कर्मचारी जो भ्रष्ट व्यवस्था के संघर्ष करता है। और यही कारण है कि प्रेमचंद के पात्र काल्पनिक नहीं लगते। हमें लगता है कि हम उन्हें पहले से जानते हैं। यही किसी महान कथाकार की सबसे बड़ी सफलता होती है। एक समय ऐसा भी था जब साहित्य में अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ और कठिन भाषा का प्रयोग प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था, लेकिन प्रेमचंद ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने ऐसी भाषा लिखी जिसे गांव का किसान भी समझ सके, शहर का विद्वान भी पसंद करे। उनकी भाषा में हिंदी भी है, उर्दू भी है, लोक जीवन भी है और भारतीय संस्कृति की आत्मा भी है। वे कठिन शब्दों से प्रभावित नहीं करते, वे सरल शब्दों से हृदय को छू लेते हैं। इसी कारण उनकी रचनाएं आज भी नई पीढ़ी को उतनी ही सहज लगती है। यदि एक शब्द में प्रेमचंद के साहित्य को परिभाषित करना हो तो वह शब्द होगा
यथार्थवाद। लेकिन यहाँ एक बात समझना आवश्यक है, यथार्थवाद का अर्थ केवल दुख दिखाना नहीं है। प्रेमचंद के यहाँ यथार्थ का अर्थ है जीवन जैसा है वैसा दिखाना, न उसे अधिक सुंदर और न उसे अधिक भयावह। यही कारण है कि जब हम गोदान पढ़ते हैं तो लगता है कि जैसे किसी गांव के किसान का जीवन हमारे सामने चल रहा हो। जब फूस की रात पढ़ते हैं तो हल्कों के ठिठुरन हमें महसूस होने लगते हैं। जब ईदगाह पढ़ते हैं तो हामिद की मासूम मुस्कान और उसकी दादी के प्रति प्रेम हमारे हृदय को स्पर्श कर जाता है। क्या प्रेमचंद केवल यथार्थवादी थे? यह प्रश्न अक्सर विश्वविद्यालयों में पूछा जाता है, तो इसका उत्तर है नहीं। प्रेमचंद केवल यथार्थवादी नहीं थे, वे आदर्शोन्मुख यथार्थवादी थे। इसका क्या अर्थ है? वे समाज की बुराइयों को केवल दिखाते नहीं थे, बल्कि यह विश्वास भी रखते थे कि मनुष्य अपने चरित्र, नैतिकता और संवेदनशीलता के बल पर समाज को बेहतर बना सकता है। यानी उनके साहित्य में यथार्थ भी है और आशा भी, संघर्ष भी है और समाधान की दिशा भी। बहुत से लोग प्रेमचंद को केवल कहानीकार मानते हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। उन्होंने उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी, नाटक लिखे, निबंध लिखे, बाल साहित्य लिखा, संपादकीय लेख लिखे और साहित्यिक आलोचना भी की। उनकी कहानियों का विशाल संग्रह मानसरोवर के नाम से प्रकाशित हुआ, जिसे हिंदी कथा साहित्य की अमूल्य धरोहर माना जाता है। क्यों कहा गया उपन्यास सम्राट? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान जैसे उपन्यासों ने हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाई दी। इन उपन्यासों में केवल कथानक नहीं है, इनमें भारतीय समाज की धड़कन सुनाई देती है। यही कारण है कि साहित्य जगत ने उन्हें सम्मानपूर्वक उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। यह कोई सरकारी सम्मान नहीं था, यह करोड़ों पाठकों और साहित्यकारों के मन से निकला हुआ सम्मान था। यदि कोई मुझसे पूछे कि प्रेमचंद की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, तो मैं एक ही उत्तर दूंगा, उन्होंने साहित्य को मनुष्य के सबसे निकट ला दिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि साहित्य का सबसे बड़ा विषय मनुष्य है, उसकी पीड़ा, उसकी आशा, उसका संघर्ष, उसकी ईमानदारी और उसकी संवेदना। और शायद यही कारण है कि प्रेमचंद को पढ़ते समय हमें लगता है कि हम किसी पुस्तक को नहीं बल्कि अपने ही समाज को पढ़ रहे हैं। मित्रों, अब तक हमने प्रेमचंद के जीवन, संघर्ष और साहित्य दर्शन को समझा, लेकिन अब समय आ गया है कि उनकी महान कृतियों की यात्रा पर चलें। मित्रों, अब हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां से प्रेमचंद को वास्तव में समझना शुरू किया जा सकता है। किसी भी लेखक की पहचान केवल उसके जीवन से नहीं होती, बल्कि उसकी रचनाओं से होती है। प्रेमचंद ने अनेक उपन्यास लिखे हैं, लेकिन उनके कुछ उपन्यास ऐसे हैं जिन्होंने न केवल हिंदी साहित्य की दिशा बदल दी, बल्कि भारतीय समाज को अपने बारे में सोचने के लिए भी विवश किया। हम उन्हीं उपन्यासों में से कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें उनका सबसे पहला उपन्यास आता है जो स्त्री जीवन की यथार्थ का चित्रण करता है। प्रेमचंद का पहला प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है जिसका नाम है सेवा सदन। इस उपन्यास का मूल रूप है जो उर्दू में आया था, जिसका नाम बाजार ए हुस्न था, जिसे बाद में हिंदी में सेवा सदन नाम से प्रकाशित किया गया। जब यह उपन्यास लिखा गया था उस समय भारतीय समाज अनेक सामाजिक बुराइयों से घिरा हुआ था। स्त्रियों की शिक्षा सीमित थी, बाल विवाह प्रचलित था, दहेज की समस्या गंभीर थी और महिलाओं को स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में नहीं देखा जाता था। ऐसे समय में प्रेमचंद ने स्त्री को अपने उपन्यास का केंद्र बनाया। इस उपन्यास की मुख्य पात्र सुमन है। सुमन सुंदर है, शिक्षित है और सपनों से भरी हुई है, लेकिन उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से कर दिया जाता है जिसके साथ उसका मानसिक मेल नहीं बैठता। धीरे धीरे उसका वैवाहिक जीवन दुख, अपमान और असंतोष से भर जाता है। परिस्थितियां उसे उस राह पर ले जाती है जहां समाज उसे दोषी मानता है। लेकिन प्रेमचंद यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं, क्या केवल व्यक्ति दोषी है या फिर वह समाज भी दोषी है जिसने ऐसी परिस्थितियां पैदा की? यही प्रेमचंद की विशेषता है। वे किसी पात्र का निर्णय तुरंत नहीं करते, वे पहले समाज के चरित्र को हमारे सामने रखते हैं। इस उपन्यास का अगर सबसे बड़े हम संदेश की अगर बात करें तो वह है कि यदि समाज स्त्रियों को सम्मान, शिक्षा और समान अवसर नहीं देगा तो केवल एक परिवार नहीं, पूरी सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होगी। आज 100 वर्ष बाद भी जब हम महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, अवसर और सम्मान की बातें करते हैं, तब सेवा सदन की पारस्परिकता स्वतः सिद्ध हो जाती है।
इसी प्रकार उनका एक और महत्वपूर्ण उपन्यास है जो दहेज प्रथा की मार्मिक कहानी है, जो बेमेल विवाह की कथा को चित्रण करता है। उस उपन्यास का नाम है निर्मला। यदि प्रेमचंद के सबसे करुण उपन्यासों की सूची बनाई जाए तो निर्मला उनमें सबसे प्रमुख स्थान पर रहता है। यह उपन्यास पढ़ते समय पाठक केवल कहानी नहीं पढ़ता बल्कि समाज की एक गहरी त्रासदी को महसूस करता है। निर्मला एक सुंदर युवा और संस्कारी लड़की है। उसका विवाह उसकी आयु के एक युवक से होने वाला था, लेकिन विवाह से ठीक पहले उसके पिता का निधन हो जाता है। दहेज देने की क्षमता समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप उसका विवाह उसे कहीं अधिक आयु के एक विधुर पुरुष से कर दिया जाता है और यहीं से एक दुखद जीवन की शुरुआत होती है। पति के मन में संदेह जन्म लेता है, परिवार का वातावरण विषाक्त हो जाता है, निर्दोष लोग भी परिस्थितियों के कारण पीड़ित होते हैं और अंततः पूरा परिवार टूट जाता है। प्रेमचंद यहाँ केवल एक परिवार की कहानी नहीं सुना रहे, वे पूरे समाज से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या विवाह केवल आर्थिक लेन देन है? क्या दहेज के बिना बेटी का सम्मान नहीं हो सकता? क्या आयु, शिक्षा और मानसिक समानता का कोई महत्व नहीं है? यह प्रश्न आज भी उतने ही प्रासंगिक है। यह उपन्यास किसी खलनायक की कहानी नहीं है, यह परिस्थितियों की त्रासदी की कहानी है। यह बताता है कि सामाजिक कुरीतियां केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरे परिवार का भविष्य नष्ट कर देती है। इसी प्रकार प्रेमचंद का एक और महत्वपूर्ण उपन्यास जो संघर्ष, स्वाभिमान और औपनिवेशिक भारत की मार्मिक कथा का चित्रण करता है, इस उपन्यास का नाम है रंगभूमि। कई साहित्यकार इसे प्रेमचंद की सबसे वैचारिक रचनाओं में गिनते हैं। इसका मुख्य पात्र सूरदास है। यह जो सूरदास है, यह वह सूरदास नहीं है जो कृष्ण भक्ति के महान कवि थे। यह प्रेमचंद का एक पात्र है जिसका नाम सूरदास है। सूरदास एक दृष्टिहीन, गरीब लेकिन अत्यंत स्वाभिमानी व्यक्ति है। उसके पास धन नहीं है, सत्ता नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन उसके पास सत्य है और आत्मसम्मान है। उपन्यास में औद्योगिकरण, पूंजीवाद और अंग्रेजी शासन की नीतियों के कारण साधारण लोगों का जीवन प्रभावित होता दिखाई देता है। भूमि पर अधिकार का प्रश्न उठता है, गरीब और शक्तिशाली के बीच संघर्ष दिखाई देता है। यहीं प्रेमचंद बताते हैं कि विकास केवल कारखाने बनाने से नहीं होता। यदि विकास मनुष्य की गरिमा छीन ले तो वह विकास अधूरा है। सूरदास केवल एक पात्र नहीं है, वह उस असाधारण भारतीय का प्रतीक है जिसके पास अधिकार कम है लेकिन आत्मसम्मान बहुत बड़ा है, जो अन्याय के सामने झुकता नहीं है, जो सत्य के लिए संघर्ष करता है। यदि आज हम भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण संरक्षण, विस्थापन, औद्योगिक विकास और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर होने वाली बहसों को देखें तो रंगभूमि आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक लगती है। यही महान साहित्य की पहचान होती है कि वह अपने समय से आगे चलकर आने वाले समय को भी समझ लेता है। अब तक हमने 3 उपन्यासों के बारे में चर्चा की। इन तीनों उपन्यासों में क्या समानता है? यदि हम ये 3 उपन्यासों सेवा सदन, निर्मला और रंगभूमि को साथ रखकर देखें तो एक बात स्पष्ट हमें दिखाई देती है। तीनों उपन्यास अलग अलग विषयों पर है। एक स्त्री के संघर्ष की कहानी है, दूसरा दहेज और पारिवारिक त्रासदी की कथा है और तीसरा सामाजिक अन्याय और संघर्ष का महाकाव्य है। लेकिन तीनों का मूल संदेश एक ही है, अन्याय चाहे किसी भी रूप में हो, साहित्य का दायित्व है कि वह उसके विरुद्ध आवाज उठाए। यही प्रेमचंद का साहित्य दर्शन है। वे समाज को तोड़ना नहीं चाहते, वे समाज को उसकी कमियां दिखाकर उसे बेहतर बनाना चाहते हैं। मित्रों, इन तीनों उपन्यासों ने प्रेमचंद को हिंदी साहित्य के अग्रणी उपन्यासों की पंक्ति में स्थापित कर दिया, लेकिन उनकी साहित्यिक यात्रा का शिखर अभी बाकी है। आगे हम उनके 2-3 और महत्वपूर्ण उपन्यासों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें उनकी कर्मभूमि है। उनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास गोदान है और गबन है। गोदान को केवल हिंदी ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य के महान उपन्यासों में गिना जाता है और क्यों आज भी होरी भारतीय किसान का सबसे सशक्त साहित्यिक प्रतीक माना जाता है। हम सबसे पहले देखते हैं प्रेमचंद के एक और उपन्यास गबन के बारे में, जो दिखावे, लालच और नैतिक संघर्ष का उपन्यास है। सन 1931 में प्रकाशित गबन प्रेमचंद का अत्यंत चर्चित उपन्यास है। पहली दृष्टि में यह आर्थिक अपराध की कहानी लगती है, लेकिन वास्तव में यह मध्यम वर्गीय मानसिकता, सामाजिक प्रतिष्ठा की लालसा और नैतिक पतन का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। इस उपन्यास का मुख्य पात्र रमानाथ और उसकी पत्नी जालपा है। जालपा को आभूषणों का आकर्षण है। वह
आकर्षण केवल व्यक्तिगत इच्छा नहीं बल्कि उस समय के समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक भी है। रमानाथ अपनी पत्नी की इच्छाएं पूरी करना चाहता है, लेकिन उसकी आय सीमित है। यहीं से एक छोटी सी कमजोरी धीरे धीरे बड़े अपराध का रूप ले लेती है। प्रेमचंद यह दिखाते हैं कि मनुष्य अचानक अपराधी नहीं बनता। कई बार सामाजिक दबाव, झूठी प्रतिष्ठा की चाह और दूसरों से तुलना की प्रवृत्ति उसे उस दिशा में धकेल देती है। यदि हम आज के समाज को देखें तो गबन पहले से अधिक पारस्परिक लगता है। आज भी लोग सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च करते हैं। कई लोग कर्ज लेते हैं, कुछ लोग गलत रास्ते चुनते हैं और कुछ भ्रष्टाचार की ओर बढ़ जाते हैं। प्रेमचंद का संदेश स्पष्ट है, दिखावे से सम्मान नहीं मिलता, सच्चा सम्मान चरित्र और ईमानदारी से मिलता है। प्रेमचंद का एक और महत्वपूर्ण उपन्यास जो कर्तव्य, राष्ट्र और सामाजिक परिवर्तन की बात करता है, कर्म भूमि। यह उपन्यास केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है बल्कि उस भारत की कहानी है जो स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। इसमें प्रेमचंद ने राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक उत्तरदायित्व, शिक्षा, किसान आंदोलन और मानवीय मूल्यों को एक साथ प्रस्तुत किया। इस उपन्यास के पात्र हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी है। प्रेमचंद मानते थे कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने अधिकारों की बात करे, केवल कर्तव्यों को भूल जाए और समाज में संतुलन नहीं रह सकता। यही कारण है कि इस उपन्यास का नाम कर्म भूमि रखा गया। यह संसार केवल रहने की जगह नहीं है, यह कर्म करने की भूमि है। यही मनुष्य का चरित्र बनाता है, यही उसके निर्णय इतिहास बनते हैं। अब हम प्रेमचंद के सबसे महत्वपूर्ण रचना की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है गोदान। भारतीय किसान का महाकाव्य इसे कहा जाता है। यदि कोई मुझसे पूछे कि प्रेमचंद की केवल एक ही पुस्तक पढ़नी है तो मैं बिना किसी संकोच के कहूंगा कि गोदान पढ़िए, क्योंकि इसमें केवल एक किसान की कहानी नहीं है बल्कि पूरे भारतीय समाज का जीवन समाया हुआ है। इस उपन्यास का नायक होरी महतो है। होरी कोई राजा नहीं, कोई वीर योद्धा नहीं, कोई धनवान व्यक्ति नहीं, वह एक साधारण किसान है। लेकिन प्रेमचंद ने इसी साधारण किसान को असाधारण बना दिया। होरी का सबसे बड़ा सपना क्या है? न धन, न महल, न सत्ता, उसकी इच्छा केवल एक गाय रखने की है। भारतीय ग्रामीण संस्कृति में गाय केवल पशु नहीं है, वह समृद्धि, सम्मान और धर्म, आत्मसम्मान का प्रतीक है। इसलिए उस उपन्यास का नाम गोदान रखा गया। होरी मेहनत करता है, दिन रात खेत में पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में सुख नहीं है। कभी कर्ज का बोझ, कभी सामाजिक दबाव, कभी पारिवारिक समस्याएं, कभी जिम्मेदारी व्यवस्था, कभी आर्थिक शोषण। वह लगातार संघर्ष करता रहता है लेकिन हार नहीं मानता। यही होरी की सबसे बड़ी विशेषता है। यदि गोदान का सबसे प्रभावशाली पात्र होरी है तो दूसरी ओर उसकी पत्नी धन्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। धन्या साहसी है, स्पष्टवादी है, अन्याय का विरोध करती है। वह केवल गृहिणी नहीं बल्कि परिवार की नैतिक शक्ति है। प्रेमचंद ने धन्या के माध्यम से यह सिद्ध किया कि भारतीय ग्रामीण स्त्री केवल सहन करने वाली नहीं बल्कि कठिन समय में पूरे परिवार का आधार भी होती है। उपन्यास में गोबर और जुहनिया के माध्यम से प्रेमचंद ने नई पीढ़ी, सामाजिक रूढ़ियों और बदलते मूल्यों का चित्रण किया है। जुहनिया का चरित्र यह प्रश्न उठाता है कि क्या समाज की नैतिकता केवल कमजोर लोगों पर ही लागू होती है? प्रेमचंद इन पात्रों के माध्यम से समाज की दोहरी मानसिकता पर गहरा प्रहार करते हैं। गोदान केवल किसान की कहानी नहीं है। बहुत लोग समझते हैं कि गोदान केवल किसानों का उपन्यास है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें गांव भी है, शहर भी है, गरीबी भी है, मध्यम वर्ग भी है, शिक्षित वर्ग भी है, सामाजिक पाखंड भी है, धार्मिक आडंबर भी है और सबसे बढ़कर मनुष्य का संघर्ष है। यही कारण है कि इसे भारतीय समाज का महाकाव्य कहा जाता है। उपन्यास के अंत में होरी मृत्यु शैया पर होता है। उसकी इच्छा थी कि वह गोदान कर सके, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं बचता। उसकी पत्नी धन्या प्रतीकात्मक रूप से थोड़ा सा धन उपलब्ध जो होता है उसे दान देकर उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने का प्रयास करती है। यह दृश्य केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं है, यह उस किसान की पीड़ा का प्रतीक है जिसने पूरी जिंदगी दूसरों का पेट भरा लेकिन स्वयं अभाव में जीवन बिताया। इसीलिए गोदान पढ़ने के बाद पाठक केवल कहानी समाप्त नहीं करता, वह समाज के बारे में नए प्रश्न लेकर उठता है।
यदि हम अब तक के चर्चा किए गए इन 6 उपन्यास, जिनमें सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि और गोदान, इनको अगर एक साथ देखें तो पाएंगे कि विषय भले ही इनके अलग अलग हो, लेकिन उद्देश्य एक है: समाज को आईना दिखाना, अन्याय पर प्रश्न उठाना, मानवता को सर्वोच्च मूल्य मानना। और यह विश्वास दिलाता है कि साहित्य केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि समाज को बदलने की शक्ति भी रखता है। इसलिए प्रेमचंद को केवल साहित्य उपन्यास सम्राट नहीं कहा जाता, बल्कि भारतीय जनजीवन का सबसे बड़ा कथाकार भी कहा जाता है। मित्रों, अब तक हमने प्रेमचंद के जीवन और उनके महान उपन्यासों को समझा, लेकिन यदि कोई पूछे कि प्रेमचंद का सबसे बड़ा योगदान क्या है, तो बहुत से साहित्यकार कहेंगे उनकी कहानियां, क्योंकि कुछ ही पृष्ठों में वे ऐसा संसार रच देते थे जो पाठक के मन पर अमिट छाप छोड़ देता था। तो अब हम प्रेमचंद की कुछ अमर कहानियां, जिनमें फूस की रात है, कफन है, ईदगाह है, नमक का दरोगा है, दो बेलों की कथा है, पंच परमेश्वर है, ठाकुर का कुआं, सदगति, बूढ़ी काकी इत्यादि इत्यादि गहन साहित्यिक विश्लेषण वाली जो कहानियां, उनको पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे। मित्रों, यदि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, तो उतनी ही दृढ़ता से यह भी कहा जा सकता है कि वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में भी अग्रणी हैं। उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी। ये कहानियां केवल साहित्यिक रचनाएं नहीं हैं, बल्कि भारतीय समाज, संस्कृति, नैतिकता और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत दस्तावेज है। प्रेमचंद की कहानियां पढ़ते समय ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी काल्पनिक संसार में नहीं, बल्कि अपने ही गांव, अपने ही मोहल्ले और अपने ही समाज में चल रहे हैं। तो अब हम एक एक करके उनकी कहानियों के बारे में कुछ जानकारी साझा करते हैं, देखते हैं उन कहानियों के बारे में। सबसे पहले हम उनके सबसे महत्वपूर्ण कहानी लेते हैं, ईदगाह, जो प्रेम, त्याग और संस्कार की अमर कथा है। यदि प्रेमचंद की सबसे लोकप्रिय कहानी का नाम पूछा जाए, तो अधिकांश लोग ईदगाह का नाम ही लेंगे। यह कहानी एक छोटे से बालक हामिद की है। ईद का दिन था, गांव के सभी बच्चे मेले में जाते हैं। हर बच्चे के पास कुछ पैसे थे। वे खिलौने खरीदते, मिठाइयाँ खाते, झूले झूलते और उत्सव का आनंद लेते। लेकिन हामिद के पास बहुत कम पैसे हैं। वह भी चाहता तो खिलौना खरीद सकता था, मिठाई खा सकता था, लेकिन तभी उसे अपनी दादी अमीना की याद आती है। उसे याद आता है कि जब दादी रोटी बनाती है तो तवे से रोटी उतारते समय उनके हाथ जल जाते हैं। और फिर वह मेले से खिलौना नहीं खरीदता, वह एक चिमटा खरीदता है। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा अपनी खुशी से पहले अपनी दादी के दुख के बारे में सोचता है। यही भारतीय संस्कृति की सबसे सुंदर रूप है। यही कारण है कि ईदगाह केवल बच्चों की कहानी नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम और पारिवारिक मूल्यों का शाश्वत पाठ है। ऐसे ही उनकी एक और महत्वपूर्ण कहानी, जिसमें किसान की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। इस कहानी का नाम है फूस की रात। इस कहानी का नायक है हल्कू। हल्कू एक गरीब किसान है। ठंडी रात में उसे अपने खेत की रखवाली करनी है, लेकिन उसके पास पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं है। उसके साथ उसका एक वफादार कुत्ता जबरा भी है। कड़ाके की ठंड बढ़ती जाती है। हल्कू आग जलाता है, फिर भी ठंड से कांपता रहता है। अंततः वह ठंड से बचने के लिए सो जाता है और खेत जानवरों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। पहली दृष्टि में एक साधारण घटना लगती है, लेकिन प्रेमचंद यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाते हैं। जो किसान पूरे समाज का पेट भरता है, क्या उसे स्वयं सम्मानजनक जीवन भी नहीं मिलना चाहिए? ऐसे ही उनकी एक और महत्वपूर्ण कहानी, जो ईमानदारी की विजय को व्यक्त करता है, नमक का दरोगा। प्रेमचंद की यह कहानी आज भी हर सरकारी कर्मचारी, हर विद्यार्थी, हर नागरिक को पढ़नी चाहिए। इस कहानी का मुख्य पात्र है मुंशी बंसीधर। वे नमक विभाग में दरोगा नियुक्त होते हैं। एक प्रभावशाली और धनी व्यक्ति उन्हें रिश्वत देने का प्रयास करता है, लेकिन बंसीधर रिश्वत लेने से इनकार कर देते हैं। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। प्रेमचंद यहाँ बताते हैं कि ईमानदारी का मार्ग कठिन अवश्य हो सकता है, लेकिन अंततः वही सबसे सम्मानजनक मार्ग है। आज जब भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, तब यह कहानी और भी अधिक पारस्परिक हो जाती है। ऐसे उनकी एक और महत्वपूर्ण कहानी, पंच परमेश्वर, जिसे न्याय का आदर्श माना गया। यह प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध नैतिक कहानियों में से एक है। इसमें दो मित्र हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। दोनों की गहरी मित्रता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब अलगू चौधरी को पंचायत में बैठकर अपने ही मित्र के विरुद्ध न्याय करना पड़ता है।
क्या वे मित्रता निभाएंगे या न्याय करेंगे? प्रेमचंद का उत्तर स्पष्ट है। जब मनुष्य न्याय के आसन पर बैठता है तो उसके भीतर परमेश्वर जाग उठता है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक है पंच परमेश्वर। यह कहानी आज भी न्यायपालिका, प्रशासन और समाज के लिए प्रेरणा है। प्रेमचंद की एक और महत्वपूर्ण कहानी जो पशुओं के माध्यम से मनुष्यता की कहानी को व्यक्त किया गया वो है दो बेलों की कथा। प्रेमचंद की कल्पना शक्ति का अद्भुत उदाहरण है यह कहानी। इसके दो मुख्य पात्र है हीरा और मोती। दोनों बेल हैं, लेकिन कहानी पढ़ते पढ़ते लगता है कि वे केवल बेल नहीं है, वे मनुष्य की तरह प्रेम करते हैं, मित्रता निभाते हैं, अपमान महसूस करते हैं, स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। प्रेमचंद यहाँ बताते हैं कि संवेदना केवल मनुष्य की नहीं होती, पशुओं में भी प्रेम, अपनापन और आत्मसम्मान होता है। यही कारण है कि यह कहानी बच्चों और बड़ों दोनों को समान रूप से प्रभावित करती है। इसी प्रकार प्रेमचंद की अगर कहानियों की हम और बात करें तो एक और महत्वपूर्ण कहानी आती है ठाकुर का कुआं, जो सामाजिक भेदभाव पर प्रहार है। यह कहानी भारतीय समाज की कठोर वास्तविकता को सामने लाती है। एक दलित स्त्री गंगी अपने बीमार पति के लिए स्वच्छ पानी लाना चाहती है, लेकिन समाज की व्यवस्था उसे गांव के सार्वजनिक कुएं से पानी लेने की अनुमति नहीं देती। यह केवल पानी की कहानी नहीं है, यह सम्मान, समानता और मानवाधिकार की कहानी है। प्रेमचंद बिना क्रोध के, बिना नारे लगाए, केवल एक घटना के माध्यम से पूरे समाज को आईना दिखा देते हैं। इसी प्रकार जातिगत अन्याय की करुण कथा को व्यक्त करने वाली एक और कहानी जिसका नाम है सदगति। सदगति प्रेमचंद की सबसे मार्मिक कहानियों में से एक है। इसका मुख्य पात्र दुखी है। वह पूरे दिन एक ब्राह्मण के घर काम करता है, लेकिन बदले में उसे सम्मान नहीं मिलता। अत्यधिक श्रम के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद भी समाज की संवेदनहीनता समाप्त नहीं होती। यह कहानी केवल जाति की नहीं बल्कि मनुष्य की गरिमा की कहानी है। इसी कहानी पर प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत रे ने फिल्म भी बनाई है, जिसने प्रेमचंद की सामाजिक दृष्टि को व्यापक स्तर पर पहुंचाया है। इसी प्रकार करुणा और परिवार के मूल्य को इंगित करने वाली एक और कहानी बूढ़ी काकी। यह कहानी एक वृद्ध महिला की है जिसे अपने ही परिवार में उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, भूख, अकेलापन, अपमान, लेकिन अंत में एक छोटी बच्ची का प्रेम पूरे वातावरण को बदल देता है। प्रेमचंद यहाँ बताते हैं कि जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान समाप्त हो जाता है वहाँ संस्कृति भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसलिए समाज में बुजुर्गों का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। प्रेमचंद की हमने 7-8 कहानियों की चर्चा की। हम प्रेमचंद की एक और महत्वपूर्ण कहानी की हम चर्चा करते हैं। वैसे तो प्रेमचंद ने अपने जीवन में लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी। सभी कहानियों की हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते हैं, तो हम कुछ 8-10 कहानियों के बारे में चर्चा करते हैं। एक और कहानी के हम बारे में देख लेते हैं जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। प्रेमचंद की सबसे जटिल और सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। इसका नाम है कफन। इसके दो मुख्य पात्र हैं, घिस्सू और माधव। माधव की पत्नी प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, लेकिन दोनों असहाय, निर्धन और जीवन से टूट चुके लोग उसके पास जाने के बजाय आग तापते रहते हैं। महिला की मृत्यु हो जाती है। गांव वाले कफन खरीदने के लिए पैसे देते हैं, लेकिन घिस्सू और माधव उन पैसों से भोजन कर लेते हैं। पहली नजर में यह एक अमानवीय लगता है, लेकिन प्रेमचंद यहाँ पाठक से एक कठिन प्रश्न पूछते हैं, क्या ये दोनों जन्म से इतने कठोर थे? यह समाज की अत्यधिक गरीबी, भूख और निराशा ने इनके भीतर की संवेदना को मार दिया। यही कारण है कि कफन केवल कहानी नहीं बल्कि भारतीय समाज पर लिखा गया एक गहरा दार्शनिक प्रश्न है। प्रेमचंद की कहानियों की सबसे बड़ी अगर विशेषताओं की हम बात करें, यदि हम इन सभी कहानियों को एक साथ देखें तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, प्रेमचंद कभी उपदेश नहीं देते, वे केवल जीवन को हमारे सामने रखते हैं। निर्णय हमें करना होता है। यही कारण है कि उनकी कहानियां पढ़ने के बाद समाप्त नहीं होती, वह हमारे भीतर चलती रहती है, हमारे विचार बदलती है, हमारी हमारी संवेदनाओं को जगाती है, और शायद यही किसी महान कहानीकार की सबसे बड़ी सफलता होती है। मित्रों, अब तक हमने प्रेमचंद के जीवन, उनके संघर्ष, उनके उपन्यास और उनकी अमर कहानियों को समझा। अब हम उनके विचार दर्शन की चर्चा करेंगे। प्रेमचंद किसान के बारे में क्या सोचते थे, स्त्री के बारे में उनका दृष्टिकोण क्या था, शिक्षा, राष्ट्र, धर्म, मानवता और सामाजिक न्याय पर उनके विचार क्या थे,
और आखिर क्यों आज लगभग 100 वर्ष बाद भी प्रेमचंद पहले से अधिक पारस्परिक प्रतीत होते हैं? मित्रों, यदि कोई पूछे कि प्रेमचंद की सबसे बड़ी ताकत क्या थी, तो उसका उत्तर केवल उसकी लेखन शैली नहीं है। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी दृष्टि। वे केवल घटनाएं नहीं देखते, बल्कि उन घटनाओं के पीछे छिपे समाज, मनुष्य और व्यवस्था को भी समझते थे। यही कारण है कि प्रेमचंद को केवल कथाकार नहीं, बल्कि भारतीय समाज का चिंतक भी कहा जाता है। आज हम उनके विचारों को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रेमचंद के विचार कैसे थे, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर, देश को लेकर। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेमचंद के जो किसानों को लेकर क्या विचार थे। यदि प्रेमचंद का साहित्य का सबसे बड़ा नायक कोई है तो वह भारतीय किसान है। उस समय भारत की अधिकांश आबादी गांव में रहती थी। किसान पूरे देश का पेट भरता था, लेकिन स्वयं अभाव, कर्ज और शोषण से घिरा रहता था। प्रेमचंद ने किसान को दया का पात्र नहीं बनाया, उन्होंने उसे सम्मान का पात्र बनाया। गोदान का होरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। होरी मेहनत करता है, ईमानदार है, परिवार के लिए समर्पित है, लेकिन व्यवस्था उसे कभी न्याय नहीं देती। प्रेमचंद यहाँ केवल किसान की गरीबी नहीं दिखाते, वे यह बताते हैं कि यदि अन्नदाता ही दुखी रहेगा तो समाज कभी समृद्ध नहीं हो सकता। आज भी जब किसानों की समस्याओं, कृषि संकट, मौसम की मार, आर्थिक चुनौतियों की चर्चा करते हैं तो प्रेमचंद की रचनाएं आश्चर्यजनक रूप से पारस्परिक लगती है। प्रेमचंद का स्त्रियों के प्रति कैसा दृष्टिकोण था? प्रेमचंद ने ऐसे समय में स्त्री के सम्मान की बात की जब महिलाओं को बराबरी का स्थान मिलना आसान नहीं था। उन्होंने स्त्री को केवल त्याग के प्रतिमा बनाकर नहीं दिखाया, उन्होंने इसे सोचने वाले, निर्णय लेने वाले और संघर्ष करने वाले व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया। निर्मला में दहेज प्रथा की त्रासदी दिखाई, सेवा सदन में स्त्री की सामाजिक स्थिति पर प्रश्न उठाया। धनिया जैसे पात्रों के माध्यम से दिखाया कि भारतीय नारी केवल सहनशील ही नहीं बल्कि साहसी और विवेकशील भी है। प्रेमचंद का यहाँ पर भी संदेश स्पष्ट था कि किसी भी समाज की उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक उसकी महिलाएं सम्मान और सम्मान अवसर प्राप्त न करें। प्रेमचंद का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो चूंकि प्रेमचंद स्वयं एक शिक्षक रहे थे, इसलिए वे शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य भलीभांति समझते थे। उनके लिए शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं था, वे चाहते थे कि शिक्षा मनुष्य को ईमानदार बनाए, संवेदनशील बनाए, न्यायप्रिय बनाए, समाज के प्रति उत्तरदायी बनाए। आज हमारे पास आधुनिक तकनीक है, इंटरनेट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी सुविधाएं हैं, लेकिन प्रेमचंद आज भी यही पूछते हैं, यदि शिक्षा के बाद मनुष्य का चरित्र बेहतर नहीं बन रहा तो क्या वह शिक्षा वास्तव में पूर्ण है? यह प्रश्न आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं जातिगत समानता की ओर। प्रेमचंद ने अपने समय के सबसे कठिन सामाजिक प्रश्नों में से एक जातिगत भेदभाव बर्फी साहसपूर्ण लिखा। ठाकुर का कुआं, सदगति जैसी रचनाएं केवल कहानियां नहीं है, वे सामाजिक चेतना के दस्तावेज है। प्रेमचंद किसी वर्ग के विरुद्ध घृणा नहीं फैलाते, वे केवल यह कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म और उसके चरित्र से होती है। उनकी दृष्टि समानता और मानव गरिमा की थी। प्रेमचंद देशभक्त थे, लेकिन उनका राष्ट्रवाद केवल नारों तक सीमित नहीं था। उन्होंने अंग्रेजी शासन की आलोचना की। उनकी पहली पुस्तक सोजे वतन पर अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगाया। उन्होंने महात्मा गांधी के जो असहयोग आंदोलन था उससे प्रेरित होकर सरकारी नौकरी भी छोड़ी। लेकिन उनके लिए राष्ट्र प्रेम का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था। वे मानते थे कि यदि देश में गरीबी, अशिक्षा, अन्याय और शोषण रहेगा तो स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। उनका राष्ट्रवाद सामाजिक न्याय और मानवता से जुड़ा हुआ था। धर्म के प्रति अगर प्रेमचंद का दृष्टिकोण देखें तो प्रेमचंद ने कभी धर्म का विरोध नहीं किया। उन्होंने धार्मिक आस्था का सम्मान किया, लेकिन वे अंधविश्वास, पाखंड और धार्मिक दिखावे के विरोधी थे। उनके पात्र अलग अलग धर्मों से आते हैं। ईदगाह का हामिद मुस्लिम है, पंच परमेश्वर में जुम्मन शेख और अलगुज चौधरी की मित्रता यह संदेश देती है कि न्याय, ईमानदारी और इंसानियत किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं है। प्रेमचंद का विश्वास था कि धर्म का उद्देश्य मनुष्य को जोड़ना होना चाहिए, तोड़ना नहीं। यदि प्रेमचंद के पूरे साहित्य को एक शब्द में समेटना हो तो वह शब्द है मानवता।
उनकी कहानियों में गरीब है, अमीर है, किसान है, अधिकारी है, स्त्री है, बच्चा है, दलित है, मुस्लिम है, हिंदू है, लेकिन सबसे पहले वे मनुष्य है। प्रेमचंद का साहित्य हमें सिखाता है कि दूसरे के दुख को महसूस करना ही सच्ची सभ्यता है। यदि हमारे भीतर संवेदना समाप्त हो जाए तो शिक्षा, धन और प्रगति सब अधूरे हैं। अब एक प्रश्न हमको सबको स्वयं से पूछना चाहिए, यदि प्रेमचंद आज हमारे बीच होते तो क्या वे लिखना बंद कर देते? शायद नहीं। वे आज भी लिखते, किसानों की समस्याओं पर, शिक्षा की चुनौतियों पर, बेरोजगारी पर, सामाजिक असमानता पर, दिखावे की संस्कृति पर, तकनीक के बदलते प्रभाव पर और सबसे अधिक मनुष्य की बदलती संवेदनाओं पर। यही महान लेखक की पहचान है। समय बदल जाता है लेकिन उनके विचार जीवित रहते। प्रेमचंद से हमें सीख मिलती। यदि पूरे व्याख्यान का सार कुछ बिंदुओं में कहा जाए तो प्रेमचंद हमें सिखाते हैं, संघर्ष से मत भागो, ईमानदारी कभी मत छोड़ो, गरीब और कमजोर के सम्मान की रक्षा करो, स्त्री को सम्मान अधिकार दो, शिक्षा को केवल रोजगार नहीं चरित्र निर्माण का माध्यम बनाओ और सबसे बढ़कर हर मनुष्य को मनुष्य समझो। यही प्रेमचंद के साहित्य का सबसे बड़ा संदेश है। मित्रों, अब हम अपनी इस साहित्यिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हमने प्रेमचंद के बचपन से लेकर उनके संघर्ष, उनकी साहित्यिक यात्रा, उनके उपन्यास, उनकी कहानियां और उनके विचार दर्शन को विस्तार से समझा है। लेकिन अंत में एक प्रश्न फिर हमारे सामने खड़ा होता है। क्या कारण है कि लगभग एक शताब्दी बाद भी मुंशी प्रेमचंद हमारे बीच जीवित है? क्यों आज भी विद्यालयों में उनकी कहानियां पढ़ाई जाती हैं? क्यों विश्वविद्यालयों में उन पर शोध होते हैं? क्यों उनकी रचनाओं पर नाटक, फिल्में और धारावाहिक बनते हैं? और क्यों हर नई पीढ़ी उन्हें फिर से पढ़ती है? इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि प्रेमचंद ने मनुष्य को लिखा। समय बदलता है, सरकारें बदलती है, तकनीकें बदलती है, जीवन शैली बदलती है, लेकिन मनुष्य की मूल भावनाएं प्रेम, करुणा, ईर्ष्या, संघर्ष, न्याय, आशा, संवेदना ये कभी नहीं बदलती। इसलिए प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक है। प्रेमचंद केवल लेखक नहीं, समाज के साक्षी थे। यदि आप इतिहास की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको तिथियां, युद्ध और राजनीतिक घटनाएं मिलेगी, लेकिन यदि आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो आपको उस समय का समाज मिलेगा। आपको किसान का दुख मिलेगा, स्त्री की पीड़ा मिलेगी, गरीब का संघर्ष मिलेगा, बच्चों की मासूमियत मिलेगी, ईमानदार व्यक्ति का आत्मसम्मान मिलेगा। यही कारण है कि इतिहासकार कई बार कहते हैं कि किसी युग को समझना हो तो केवल सरकारी दस्तावेज नहीं, उस युग का साहित्य भी पढ़ना चाहिए। और प्रेमचंद का साहित्य 20वीं सदी के भारत का सबसे जीवंत दस्तावेज है। क्या प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक है? आइए स्वयं से कुछ प्रश्न पूछते हैं। क्या आज भी किसान समस्याओं से जूझ रहे हैं? क्या आज भी दहेज जैसी कुरीतियां पूरी तरह समाप्त हो गई है? क्या आज भी भ्रष्टाचार, दिखावा और सामाजिक असमानता मौजूद नहीं है? क्या आज भी शिक्षा और नैतिकता के बीच संतुलन एक चुनौती नहीं है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो इसका अर्थ है प्रेमचंद का साहित्य आज भी हमारे समय से संवाद कर रहा है। महान साहित्यकार वही होता है जो अपने समय से आगे निकल जाए। प्रेमचंद ने यही किया। नई पीढ़ी को प्रेमचंद को क्यों पढ़ना चाहिए? आज का युवा डिजिटल युग में जी रहा है। मोबाइल, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सोशल मीडिया, एआई ने जीवन को बदल दिया है। लेकिन एक प्रश्न आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्या हम तकनीकी रूप से आधुनिक होने के साथ साथ मानवीय भी बने हुए हैं? प्रेमचंद हमें यही सिखाते हैं कि प्रगति का अर्थ केवल नई मशीनें नहीं है, प्रगति का अर्थ है एक बेहतर मनुष्य बनना। यदि किसी समाज में संवेदना समाप्त हो जाए तो उसकी सारी उपलब्धियां अधूरी रह जाती है। यदि मुझे इस पूरे व्याख्यान का सार केवल 5 बिंदुओं में कहना हो तो मैं कहूँगा, सबसे पहला तो यह कि संघर्ष को मत कर, संघर्ष से घबराइए मत, संघर्ष से भागिए मत। कठिन परिस्थितियां ही महान व्यक्तित्व गढ़ती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। धन खोकर भी मनुष्य फिर उठ सकता है, लेकिन चरित्र खोकर नहीं। तीसरी, अगर हम शिक्षा की बात करें तो वह समाज के अंतिम व्यक्ति के सम्मान की रक्षा कीजिए। किसी भी सभ्यता की पहचान इसी से ही होती है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं, बल्कि विवेक, संवेदना और चरित्र का निर्माण होना चाहिए। अंतिम और सबसे बड़ी इसकी जो बात है, सबसे बड़ी जो इसकी शिक्षा हमें जो प्रेमचंद के पूरे जीवन से, प्रेमचंद के पूरे साहित्य से मिलती है, वो है कि मनुष्य को उसकी जाति, धर्म, भाषा या संपत्ति से नहीं,
बल्कि उसके कर्म और उसके चरित्र से पहचानिए। प्रेमचंद ने कोई महल नहीं बनाया, उन्होंने कोई साम्राज्य नहीं खड़ा किया, उन्होंने कोई राजनीतिक दल नहीं बनाया। उन्होंने केवल शब्द लिखे, लेकिन वे शब्द इतने शक्तिशाली थे कि आज भी करोड़ों लोगों के हृदय में जीवित है। उनकी सबसे बड़ी विरासत उनकी पुस्तक नहीं है, उनकी सबसे बड़ी विरासत वह चेतना है जो पाठक के भीतर जागती है। जब कोई बच्चा ईदगाह पढ़कर अपने माता पिता के प्रति प्रेम महसूस करता है, जब कोई विद्यार्थी नमक का दरोगा पढ़कर ईमानदारी का महत्व समझता है, जब कोई किसान गोदान में अपना संघर्ष देखता है, जब कोई पाठक कफन पढ़कर समाज की कठोर सच्चाइयों पर विचार करता है, तभी प्रेमचंद वास्तव में जीवित हो उठते हैं। प्रिय साथियों, मुंशी प्रेमचंद की जयंती केवल एक महान लेखक को याद करने का अवसर नहीं है, यह स्वयं से प्रश्न पूछने का भी अवसर है। क्या हम अपने समाज को अधिक न्यायपूर्ण बना रहे हैं? क्या हम अपने भीतर संवेदनाओं को जीवित रख पा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को केवल सफल बना रहे हैं या अच्छा इंसान भी बना रहे हैं? शायद यही प्रश्न प्रेमचंद आज भी हमसे पूछते हैं। इसलिए उनकी रचनाएं कभी पुरानी नहीं पड़ती, वे हर पीढ़ी के लिए नए प्रश्न पूछती है और हर बार नए उत्तर खोजने की प्रेरणा देती है। यदि आपने आज तक प्रेमचंद को केवल परीक्षा की तैयारी के लिए या स्कूली या कॉलेज के पाठ्यक्रमों के माध्यम से ही सिर्फ पढ़ा है, तो एक बार उन्हें जीवन को समझने के लिए पढ़िए। मुझे विश्वास है कि आपको उनकी कहानियों में केवल पात्र नहीं, अपना समाज, अपना समय और शायद स्वयं का भी प्रतिबिंब दिखाई देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। यदि आपको यह सत्र उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग मुंशी प्रेमचंद के साहित्य और विचारों से परिचित हो सके। यदि आप हिंदी भाषा, साहित्य, आलोचना और ऐसे ही गंभीर साहित्यिक व्याख्यान देखना चाहते हैं तो सक्षम हिंदी मंच को अवश्य सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।